नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं अनीता जी। अनीता जी जूडो में नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं। इन्होंने जूडो में ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आइए इन्हीं से जानते हैं खेल यात्रा से लेकर के अब तक की यात्रा के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में अनीता जी। धन्यवाद। हमारा सवाल तो यही सबसे पहले है कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को अपना कुछ थोड़ा परिचय दें। जी, मेरा नाम अनीता है। मैं यहीं बनारस की ही रहने वाली हूँ और यहीं बनारस में चांदमारी बड़ा लालपुर और उसी के पास में मेरा गांव है दानूपुर। मैं दानूपुर की प्रॉपर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी इंटर तक कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज अर्दली बाजार महावीर मंदिर के पास में हुआ है। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सब लोग आगे बढ़ना चाहते थे। यूपी कॉलेज में भी मैंने एंट्रेंस दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि महावीर मंदिर से भोजूबिर मतलब पीछे आना तो मुझे नहीं पसंद आया। फिर मैं विद्यापीठ प्राइवेट एडमिशन अच्छा, आपको वो दूरी लग रहा था? नहीं, मुझे लग रहा था कि मतलब यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, बड़े कॉलेज में जाना चाहिए। यूपी कॉलेज ऑटोनॉमस था और पीजी तक ही था, तो उसमें अब मुझे मतलब थोड़ा और अंदर से मतलब बचपन से ही थोड़ा क्रेज रहा अलग चीज़ों जानने का, एक अंदर से एक्साइटमेंट भी रहा। क्योंकि जूडो एक ऐसा खेल भी है ना जो मतलब लड़कियों के लिए पसंद नहीं किया जाता है। और मेरे पापा रेसलर रहे हैं, तो मेरे पापा को बहुत पसंद था गेम। तो मुझे साइकिल पर बैठा के स्टेडियम, तो उस समय नया नया इस्टेब्लिश हुआ था चांदमारी लालपुर के पास में। लेकिन वहाँ पे नहीं, फिर लेकर मुझे कभी कभी जाते थे जब मैं इंटर पास कर ली तब। मतलब आप खेल में अपने पिताजी के द्वारा? हाँ, इंटर पास कर लिए तब। तो मेरे जो पिताजी के फ्रेंड थे तो वो भी रेसलर रहे और जो डंडा वंडा चला जाता, तो मेरे पापा को आज भी 4-5 डंडे एक साथ चलाने का मतलब हाँ। तो उनको था कि मेरे मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अब उतना ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं थे या वो कैपेबल या जो भी कहिए, मतलब नहीं था कि कैसे करना चाहिए। फिर वो मुझे कभी कभी सिगरा स्टेडियम लेके जाते थे, कहते थे देखो तुम्हें कौन। तो हमको भी मतलब जूडो अच्छा लगा मुझे कि जूडो से ये है कि खुद हम अपना रक्षा कर सकते हैं। और चूंकि लड़कियों के साथ बहुत सारी पाबंदियां भी थी जब बचपन से ही कि ये मत करो। जब मेरा एडमिशन कस्तूरबा में हुआ 8th क्लास में, तब भी जो चाचा वाचा लोग थे बोलते थे नहीं कस्तूरबा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल हुआ करता था 7 बजे, और 7 बजे एंट्री करना रहता था स्कूल में। तब गांव से 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के आना, एक लड़की को जाना अपने आप में बहुत बड़ा साहस का काम था। लेकिन मैं थी साहसी, मुझे लगता था कि नहीं, हम बोले पापा आप मुझे साइकिल खरीद दीजिए। तो पापा के पास इतना नहीं था कि 5 बेटियां हम लोग थे, 5 बहन थे, कि सबको साइकिल खरीदना, सबको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था। तो चूंकि उन्होंने सेकेंड हैंड साइकिल मुझे खरीदी, और उसके बाद उसी बीच में हमारे गांव में एक युवक मंगल दल और युवक महिला ऐसे चलता था। तो उसी में था कि कैरम में जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपया। अच्छा। तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट किए, वहीं से मेरा दौर शुरू होता है। तो उसमें हम पार्टिसिपेट किए। एक हमारे सर थे तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो। और कैरम में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे जीतना था, बस इतना इंटरेस्ट था। तो हम वो कैरम जीते और 1000 रुपया पाए, और उस 1000 से मैंने 1500 रुपये की साइकिल खरीदी। 500 रुपया पापा मुझे और दिए। फिर 9th क्लास से मुझे मतलब साइकिल मेरी हो गई। और जो सेकेंड हैंड की साइकिल थी उसको बनवाने में, रिपेयर करने में बहुत पैसा लगता था। तो मुझे लगा नहीं रहेगी तो 1 साल 2 साल 3 साल कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आपकी बहनों का भी इंटरेस्ट था गेम में कि सिर्फ आप ही थी जो गेम को ज़्यादा तवज्जो देती थी? नहीं, गेम में मेरी बहनों का इंटरेस्ट तो नहीं था। एक लास्ट वाली बहन जो मेरी 5वीं नंबर की बहन है, तो वो रानी मुरार में पढ़ी 2 साल, तो थोड़ा बास्केटबॉल खेली। फिर हाइट वाइट कम की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ आगे, मतलब स्कूल में भी खेलने के लिए नहीं। तो फिर वो ड्रॉप आउट हो गई वहीं से। अच्छा, आपने कब से किस उम्र से शुरू किया खेलना? हमको लग रहा है 17 साल के बाद से। अच्छा, 17 साल के बाद से? जबकि हाँ 10 साल के बाद से, अगर मान लीजिए गेम में इंटरेस्ट है किसी को तो 10 साल के बाद से पार्टिसिपेशन शुरू करना चाहिए। लेकिन उतना फैसिलिटी नहीं था, रिसोर्स नहीं था या अवेयरनेस नहीं था, जो भी था। और तो उसके बाद जब हम इंटर पास किए, इंटर में ही रहे होंगे, तभी पहली बार हम मतलब 6 महीना प्रैक्टिस किए होंगे, तो पहली बार पार्टिसिपेट किए। अच्छा।
तो फिर कब तक आपने खेला और किस दौरान आप नेशनल खेली और फिर इंटर में खेली, फिर ग्रेजुएशन में गए तो विद्यापीठ में चूंकि जूडो की टीम नहीं थी तो वहाँ के वाइस चांसलर से बात भी हुआ, तो और चूंकि मैं प्राइवेट थी वहाँ पे तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब प्राइवेट बच्चों को हम अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर हम स्टेडियम से ही खेलते रहे, नहीं खेले। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन मेरा पूरा हो गया तो फिर पीजी में गए, तो फिर एंट्रेंस दिए तो वहाँ पे आया, तो फिर हुआ कि विद्यापीठ से नहीं खेला, मतलब टीम नहीं बनेगी, फिर से टीम बनाओ। वहाँ पे रेसलिंग की टीम थी, कबड्डी की टीम थी, बास्केटबॉल की थी, लेकिन वॉलीबॉल की, लेकिन जूडो की नहीं थी। जूडो में लड़कियाँ थी ही नहीं, तो फिर मुझे वहाँ से गोरखपुर जाना पड़ा। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। फिर वहाँ जाने के बाद बरहज, क्योंकि एडमिशन वहाँ हो चुका था, फुल था। फिर बरहज के पास में एक बाबा राघवदास करके पीजी कॉलेज था, तो वहाँ पे एडमिशन लिए, जो कि वो यूनिवर्सिटी से ही मतलब अटैच था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे टीम हम लोगों ने, जो रेसलिंग की लड़कियाँ थी, हम लोगों ने खुद, मेरे कोच और हम लोगों ने खुद मिलके 10-11 लोगों की टीम बनाई। फिर वहाँ से हम लोगों ने उनसे VC से उसका परमिशन लिया। फिर वो वहाँ पे उस समय वहाँ के सांसद योगी आदित्यनाथ जी थे, तो उन्होंने फिर हम लोग को थोड़ा सपोर्ट भी किया कि नहीं, अगर लड़कियाँ खेल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं स्टेडियम में, तो ज़रूर मतलब यूनिवर्सिटी की टीम जाएगी। फिर वहाँ के जो स्पोर्ट्स के विभागाध्यक्ष थे उनसे बात किया गया, तो फिर वही जो रेसलिंग की जो टीम थी उसी को जूडो में कन्वर्ट करके, और मतलब जूडो का टेक्निक, मतलब हम लोगों ने भी 5-6 महीना प्रैक्टिस किया। और चूँकि मैं प्योर जूडो का थी और उन लोग रेसलिंग की थी, तो जूडो एज ए लाइक रेसलिंग ही होता है, लेकिन वो जापान का नेशनल गेम है, और रेसलिंग जो होता है वो दाव पेच का और मतलब बॉडी टच होता है, और जूडो जो है ग्रिप का, और ड्रेस जो उसका ड्रेस होता है जूडो मतलब जूडो की होता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप उसमें बॉडी नहीं छू, शरीर का कोई पार्ट नहीं छू सकती हैं, जो भी करना रहेगा आपको उसके जूडोगी से ही करना रहेगा। जूडो के ड्रेस को हम लोग जूडो में जूडोगी बोलते हैं। मतलब आपने जहाँ एडमिशन लिया ये देख के लिया कि कहाँ मुझे खेलने का ज़्यादा अवसर मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। फिर हम लोगों ने वहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर 1 साल हम पीजी फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट किए। सेकेंड ईयर में फिर वही सब राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि जूडो में उसमें एक जो हम लोग के टीम से गए थे उसमें एक लोगों का मेडल भी आया, रेसलिंग में भी नहीं आया, कबड्डी में भी नहीं आया। तो उन लोगों को जो भी गेम के अपना राजनीति जानती हैं कि लग रहा था कि ये नया नया गेम है और बहुत ऊपर हो रहा है, तो इसको फिर जब लास्ट ईयर हम लोग का आया पीजी में खेलने का, तो उसमें उन लोगों ने क्या कहते हैं ट्रायल ही नहीं लिया, और फिर बाद में पेपर में निकाल दिया कि ट्रायल हो गया, तो इस वजह से पूरा साल मेरा बर्बाद चला गया। अच्छा, मतलब वहीं से फिर धीरे धीरे नहीं, फिर वहीं से थोड़ा होपलेस हो गए, हमारे कोच भी मतलब सपोर्ट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम लोग बहुत प्रयास किए, प्रयास करने के बाद 2005 का खेले, फिर 6-7 साल बहुत प्रैक्टिस, बहुत प्रयास करने के बाद फिर 2012 में हम नेशनल खेले। अच्छा, इतना लंबा? हाँ, फिर 2012 में फिर हम जॉब में भी आ गए थे। उसके पहले भी बहुत सारा जॉब हम करते थे, मतलब वॉलंटियरिज्म, चाहे ऐसे मतलब पार्ट टाइम बहुत सारा जॉब करते थे उसी में। और कुछ था अंदर से भी कि मतलब मुझे करना है, अलग कुछ करना है, चाहे वो गेम का इफेक्ट रहा हो, चाहे मतलब घर की परवरिश रही हो, चाहे इतना ज़्यादा क्राइसिस था उसकी वजह से, लेकिन मुझे था अंदर से कि मतलब लड़की होने के नाते मुझे कुछ अलग करना है और सबसे हट कर करना है। 5 बहन थे हम लोग, पढ़ाई लिखाई चूँकि कायस्थ फैमिली से थे, तो पढ़ाई लिखाई का भी वहाँ पे ज़्यादा था कि गेम वूम नहीं, ये क्या पहलवान बनना है। बहुत सारी रोके गए, बहुत सारे लोग ताने भी दिए कि अब क्या पहलवानी करेगी, पढ़ाई लिखाई, टीचिंग जॉब करना चाहिए इसको, BEd BTC ये सब, लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं, BPEd में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगता था कि NIS कर लेंगे किसी तरह। 2 नेशनल के बाद उसमें जो है NIS का था जब मैं खेलती थी। फिर बाद में हुआ कि 2 नेशनल, 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 1 नेशनल, या 1 नेशनल 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो 1 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी मेरा रह गया और 1 नेशनल भी रह गया। फिर नेशनल जब हुआ, 1 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ, तब फिर 3 का मामला आ गया, तो फिर मैं बैक हो गई। फिर हुआ कि एक और नेशनल खेलना है, एक और नेशनल खेलना है। फिर मैं जॉब में आ गया NRHM नैनीताल, तो फिर मेरा वहाँ से मतलब इंटरेस्ट, लेकिन अंदर से एक गेम के प्रति रहा कि कुछ करना है, कुछ करना है। बाद में सोचे हम कि एकेडमी डालेंगे। फिर बीच में जो है एक नेहरू युवा केंद्र करके था, वहाँ पे मैं NSB हुई 2001 से लेके 2003। मेरे परफॉर्मेंस 1 साल रहते वहाँ पे, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए उन लोगों ने मुझे 2 साल डिटेक्शन दिया।
अच्छा हाँ 3 यहाँ तक। पे एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है जो खेल को लेकर के मतलब रखी गई है। उसमें आपने कभी ट्राई नहीं किया? यूपी कॉलेज के यूपी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। खेल के लिए एक संस्था गवर्नमेंट की होती है ना, जैसे हर राज्य में एक राज्य स्तरीय होती है। स्टेडियम लेवल पे ना? हाँ। नहीं तो उसमें स्टेट लेवल पे हम खेले थे तो ब्राउन्स हुआ। अब स्टेट लेवल के बाद जब फिर आप ट्रायल देती हैं तो हर बार मतलब एनर्जी और उतनी कैपेसिटी नहीं होती है ना, फिर नए नए बच्चे आते हैं तो फिर आपको उन नए बच्चों से करना पड़ेगा ना कंपटीशन। नहीं, यहाँ साई करके जो साई तो भी यहाँ पे नहीं है, वो अभी रिसेंटली हुआ है 13-14-15 में हमें लग रहा है यूपी कॉलेज उसको मान्यता दिया गया है, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। जब मैं खेलती थी तब नहीं था ऐसा। अच्छा, साई जैसा कोई प्रावधान नहीं, साई है स्टेट लेवल का, वहाँ पे नेशनल लेवल का है पटियाला में। और क्या कहते हैं, जब आपका स्टेट में गोल्ड मेडल या नेशनल में गोल्ड मेडल आता है तब आप लखनऊ जाती हैं। तो लखनऊ ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है जूडो का। अच्छा, जूडो उसके लिए भी सहारनपुर है, सहारनपुर हॉस्टल है, लेकिन उसमें भी लड़कियां नहीं है, सिर्फ लड़के हैं। अच्छा, जूडो हाँ, स्टेट लेवल का जो आप बता रही हैं, साई से जो सिलेक्शन होकर आते हैं, ट्रायल देते हैं, तो उसमें भी लड़कियों का नहीं है, लड़कों का है। सहारनपुर में उसका हॉस्टल है। अच्छा, इस तरह की और कितनी प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया है? फिर मैंने एडवेंचर कैंप भी किया जो वहाँ पे देहरादून जाके था। देहरादून में वहाँ पे एडवेंचर कैंप था, 1 महीने का पूरा वो था वहाँ पे। तो उसमें पैरासीलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें थी उसमें बहुत सारे। तो उसमें भी मतलब मैं पुरस्कार जीत के ले आई थी। बनारस वहाँ नंबर 1 पे था। बनारस से गए थे 5-6 लोग, तो वहाँ भी बनारस नंबर 1 पे था। फिर 2010-11 में फिर हम जब NYK में आए तो वहाँ पे भी जो बनारस लेवल पे बेस्ट यूथ एक्टिविस्ट का अवार्ड था वो भी मैं ही ले गई। अच्छा। हाँ, वहाँ यहाँ के DM और उसमें 5000 का पुरस्कार था और वो भी मैं ही ले गई। अच्छा। वो पुरस्कार उसमें था कि महिलाओं के लिए जो एक्टिविस्ट है वो क्या अच्छा कर सकती है, तो उसमें भी हम जाके वहाँ पे किए थे। और उसके लिए मुझे NYK की तरफ से ही भुवनेश्वर में एक स्टॉल मिला था। जैसे उस स्टॉल की कीमत 50,000 थी, लेकिन वो मुझे फ्री ऑफ कास्ट में मिला था कि आप इस पे जो कुछ भी बेचेंगी, जो भी अर्निंग होगा वो सब आपका होगा। उसमें भी हम करीब, हमको लग रहा है 70-80 हज़ार रुपया मैं अर्न की थी। अरे वाह, बढ़िया। तो आपने खेल कब, मतलब खेल से कब आपने विदा लिया? खेल से 2012 में लास्ट पार्टिसिपेशन है मेरा नेशनल। हाँ, फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, एक नेशनल है, मैं अब NIS तो कर नहीं सकती हूँ। फिर बीच में निकला कि 6 मंथ का आप एक NIS सर्टिफिकेट कोर्स कर सकती हैं। तो फिर हम गए सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। NIS पटियाला में मेरा एडमिशन हुआ। फिर वो उसका कैंपस दिया गया, मतलब वहाँ पे औरंगाबाद। अच्छा। यहाँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। तो वहाँ पे हम 6 वीक वाला किए। उसमें भी B ग्रेड का मुझे वहाँ भी बहुत मतलब पार्सालिटी वगैरह थी कि यूपी, बिहार और मतलब महाराष्ट्र का थोड़ा, हाँ, सब जगह पे राजनीति की वहाँ पे की लड़कियां, मतलब से ये जो जूडो है मैक्सिमम क्या कहते हैं पश्चिम में ज़्यादा लड़कियां हैं, या तो आसाम में। उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत पीछे देखा जाता है। और चूँकि यूपी की लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आज भी यहाँ पे टेट की, आज भी यहाँ पे लोगों की खेल के प्रति, लड़कियों के प्रति सोच बहुत मतलब बैकवर्ड कहेंगी उसको, कि नहीं पढ़ा लिखा दीजिए। और जो कि एक प्लेयर को बनाने में, मैं सच कह रही हूँ दिल से, बहुत पैसा और बहुत समय, बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको मतलब ग्रेजुएशन BTech कराना है तो बहुत इजी है लड़कियों के लिए, लेकिन अगर कोई कह दे कि लड़कियों को प्लेयर बनाना है तो उसके लिए आप थोड़ा पैसा दे दीजिए गार्जियन से, तो कभी तैयार नहीं होते, कभी तैयार नहीं। फिर उनको एक मेंटेलिटी है कि जितना पैसा लगाएंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया, उतने में तो शादी करके हटा देंगे, BA कर ली, बात खत्म हो गया। तो सब मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऊपर से आई हूँ, मेरे साथ भी था कि 5 बहन थे, वो भी मैं सबसे बड़ी थी, तो ये भी था। फिर भी मैंने शादी को बहुत दिनों तक डिनाई किया, बहुत अवॉइड किया। मैंने 3 बहन की शादी करने के बाद चौथे नंबर पे हम शादी किए। अच्छा, सबसे बड़ी होने के बावजूद भी कि मुझे लगता था ना कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, मतलब मुझे लगता था कि ह्यूमर टाइप का है, ये अपवाद है, इसको हटाना चाहिए। तो जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना कर सकती थी मैं, हाँ, उसमें मैंने मतलब पूरा 100% अपना एफर्ट्स देने का प्रयास किया है। कि मैं करूँ और मतलब उसमें मैं रहूँ भी, लोग मुझे याद भी करें। मेरे गाँव में लोग कहते भी हैं
कि मतलब भाई बहुत चैलेंजिंग जीवन चाहिए। अच्छा। हाँ। तो शादी किस सन में हुई थी आपकी? 2013, 4 दिसंबर 2013 में। 2013 में शादी हो गई। अच्छा, उसके पहले आप खेल छोड़ चुके थे? खेल छोड़ चुके थे उसके पहले ही हम खेल से, मतलब अब फिर शादी होने के बाद भी हस्बैंड भी कभी मतलब ये नहीं बोले, उनको भी था कि तुम अच्छा किए हो तो और तुम्हें अच्छा करना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट भी किया बहुत। फिर उसके बाद शादी होने के बाद जब NRHM में जॉब की तो 2015 में मैं उसको रिजाइन करके, बच्चा मेरा पहला बेटा मैं कंसीव की, तो प्रेगनेंसी तो 6 वीक का मुझे छुट्टी मिला था, 6 मंथ का। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमको लगा कि नैनीताल में जाके बच्चे के साथ में सफ़र करना, हस्बैंड यहाँ पे वकालत करते बनारस में, और मैं नैनीताल में, कोई मतलब ऐसा गार्जियन भी नहीं था जो वहाँ रहे बच्चे को देखे। और चूँकि मेरा जॉब था मॉनिटरिंग का, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके मॉनिटरिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी, तो बिना घूमे वो हो नहीं सकता, सिटिंग जॉब थी नहीं। फिर मैंने उसको बहुत अपने CMO सर से कहा, तो बोले कि वैकेंसी आएगी तब उसमें हम डाल सकते, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, फिर बच्चे को उतने दिन हम कहाँ वेट कराते। फिर हम वहाँ से रिज़ाइन करके बनारस चले आए। फिर 2017 में ही GGIC का वो अखिलेश का सरकार है, उसमें एक प्रोग्राम था पावर एंजल करके। हाँ। तो उसमें हमने वो, मेरी बेटी भी 2-3 महीने की पेट में थी, मुझे पता नहीं था कंसीव, उसमें हम जाके ट्रायल दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एज ए सेल्फ डिफेंस कोच हम GGIC ज्वाइन किए हैं गाजीपुर। उसमें मुझे 6 या 7 स्कूल मिला था। अच्छा। हाँ, तो उसको भी वही पूरा घूम घूम के हफ्ते में 1-1 दिन देना, 2-2 घंटा, तो ये सब भी हम किए। फिर बेटी हो गई, जब 5 जुलाई को बेटी हुई, 1 जुलाई से मुझे ज्वाइन करना था, तो फिर मैं, हाँ, फिजिकली मैं बहुत वीक थी, चूँकि कहाँ 5 दिन सीजर हुआ है, तो फिर कहाँ जाके ज्वाइन करना। मेरा बैड लक रहा या जो भी रहा, मतलब हर चीज़ पे मतलब मुझे एक्स्ट्रा मतलब एनर्जी लगाना पड़ता है। हाँ, संभव नहीं हो पाया। और कभी मैं मतलब जैसे लगता है मैं सक्सेस नहीं हूँ, हर चीज़ में मैंने मतलब एफर्ट्स किया, लेकिन लगता है फिर से मुझे हर जगह पे मतलब फिर से खड़ा होके फिर से उठना, फिर से जहाँ चली थी मैं फिर से वहीं कदम बढ़ाना है। हाँ, वैसे तो महिलाओं का जीवन ही इसी में बीतता है। हाँ, कह सकती है, लेकिन मेरा बैड लक, हर जगह खड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है ना? जो भी। हाँ। तो जब आपके समय में जूडो की ऐसी स्थिति थी कि उस टाइम पॉलिटिक्स और सब कुछ उसको हमेशा नीचे देखा गया उत्तर प्रदेश में और बिहार में, आज भी वही स्थिति है? जब मैं खेलती थी तो ना मेरे एज में कोई थी लड़की और ना मेरे वेट में कोई लड़की थी, इसलिए मुझे प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला। मुझे प्रैक्टिस भी लड़कों के साथ करना पड़ता था, और बहुत मतलब बता रहे ना, बहुत मुश्किल है आजकल। मतलब लड़के फिजिकली आपको टच कर दे, और पेरेंट्स अगर देख ले, आपका गाँव घर अगल बगल दोस्त यार, मतलब फीमेल भी फ्रेंड अगर आपको देख ले तो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखती। मतलब ये सब भी मैंने फेस किया है, लेकिन मतलब बाय टच वुड या जो भी, मतलब मेरे जितने भी मेल फ्रेंड रहे या जितने भी मेरे मेल सीनियर रहे, कोच रहे, कभी उन्होंने मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया कि मतलब ये लड़की है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सिस्टम है, वो समाज है, तो वो सब तो होना ही है कि लड़की है, एक लड़की कहाँ लेकर आप पार्टिसिपेट कराने जाएंगे, और लड़कियों को लाइए और लड़कियों को लाइए। लेकिन हर पेरेंट्स या मतलब सब पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जैसे होते नहीं हैं कि भेज दिया, और मैं अब चूँकि वहाँ भेज तो दिया, उनका काम ख़त्म। अब वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करना है, वहाँ पे जाके खुद को स्थापित करना। मैं अकेले कितना प्रैक्टिस करूँगी? कोई बोलता था टायर से करो, कोई कहता था पेड़ से करो, मैं वो सब भी करने के लिए तैयार, लेकिन अकेले प्रैक्टिस नहीं है। और जो फीमेल के साथ आप कंफर्टेबल फील करती हो, वो मेल के साथ आप नहीं कर सकती है, चाहे कितना भी अच्छा हो। बट जो हमारा ना एक अंदर से भी एक फीमेल होने के नाते ना सेट हो जाता है ना इंसान को, फिर उसी नजर बहुत सारे मतलब टेक्निक है जो नहीं लगा सकती हैं आप मेल के साथ। तो शायद मैं इससे भी बहुत वो रही, क्योंकि मेरे जो कोच थे वो बोले टेक्निकल जो तुम्हारा टेक्निक है वो बहुत अच्छा है, जो तुम्हारा बॉडी पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पावर तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है। पावर तो खुद से तो आएगा नहीं, जब तक आपका कंपटीशन नहीं करेंगी, आपका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, तो कहाँ से पावर? वो पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर पावर है कि नहीं है। और पावर का तो कोई पैराग्राफ है नहीं, जब तक आप लड़ेंगी नहीं। आप 45 की हैं तो 50 से लड़ना पड़ेगा आपको। तो वर्तमान में कुछ लड़कियां हैं जो खेल रही हैं आपके समय के बाद? अभी भी यहाँ स्टेडियम में लड़कियां 9 के बराबर हैं। अभी भी आप अगर आप जाएंगी वहाँ स्टेडियम, कभी आप जाएंगी फॉलो अप करेंगी या अपने तरीके से, तो वहाँ भी 9 के बराबर लड़कों को ही ज़्यादा है। मतलब लड़कों को इस फील्ड में ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। हाँ, रेसलिंग में, जूडो में, अब तो रेसलिंग में लड़कियाँ आ गई हैं, जैसे गीता फोगाट वगैरह की वजह से बहुत सारा। लेकिन लड़कियों की वजह से अभी लड़कियों का कोई नेशनल में इस तरह का नहीं है, ओलंपिक में नहीं गई। अगर आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि जूडो का भी एक होगा, मतलब नेम फेम जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई जूडो का उस तरह से है नहीं। नेशनल में
ओलंपिक में भी गई थी तो शायद मेडल नहीं ले पाई, पार्टिसिपेट किया। उत्तर प्रदेश में साई है, वो क्या अभी टीम वगैरह अलाउड करते हैं इस तरह के? लड़कियों का पता नहीं, अब तो मुझे नहीं मालूम, मतलब 8-9 साल से तो मैं बिल्कुल उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले था तो पहले कुछ ऐसा नहीं था। तो इंटरेस्ट क्यों एकदम से है? अब मुझे लग रहा था कि जो है कुछ फायदा नहीं है, अब आगे का भी मतलब बहुत लाइवलीहुड है, खुद का अपना कैरियर है। अब इतने मतलब 40 साल से संघर्ष करते 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 एक समय पे आके आदमी को स्थिरता लगता है कि नहीं कि इस फील्ड में कुछ नहीं है तो आपको फील्ड चेंज कर देना चाहिए। अंदर से है कि मतलब लड़कियों के लिए मुझे फिर से मतलब गेम करने से ये भी होता है ना कि आप इंटरनल बोल्ड होती हैं, किसी को भी आप फेस कर सकती हैं। मुझे लगता है ना कि हाउसवाइफ को भी एक गेम करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कम से कम वो चाहती है ना, तो हर चीज जगह पे नहीं हस्बैंड हरासमेंट करता है, हर जगह पे सास ननद ऐसी नहीं थी, लेकिन बहुत मतलब कह रहे हैं मतलब 90% ऐसी सास ननद ऐसा ससुराल है जहाँ पे आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जहाँ पे आपको हरासमेंट होता है। तो कम से कम बोल्ड रहेंगी तो आप पलट के जवाब दे सकती हैं। और जो फिजिकली आपका मतलब आपके ऊपर वायलेंस होता है, मेंटली होता है ना, उसको आप फेस कर सकती हो। उसके लिए आपके पास पैशन होता है, पेशेंस होता है कि आप पलट के कर सकते। मतलब हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड मारते भी हैं, एब्यूज भी करते, गाली भी देते हैं, तो उसके क्या ना आप पलट के गाली दे सकती हैं। मतलब जैसे खेल में आने के बाद इंसान बेबाक हो जाता है, हाँ, खड़ा कर और सकता खुद है। को लगता है ना कि मैं खुद अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ, मुझे किसी माता पिता, मुझे किसी भाई बहन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी फ्रेंड्स की आवश्यकता नहीं है। वो अपने साथ साथ 2 और के साथ खड़ा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने मतलब मैं अकेले सफ़र करती थी, आप बिलीव नहीं करेंगी। मैं अगर मुझे ट्रेन गोरखपुर जाना रहता था, मैं अकेले 5 बजे भोर में, 5 बजे इंटरसिटी, आज भी पता नहीं जाती नहीं जाती, मैं 5 बजे भोर में इंटरसिटी बिना किसी सपोर्ट के पकड़ती थी। और बिना किसी सपोर्ट के गोरखपुर से मैं जब आती थी, वहाँ से इंटरसिटी से 12 बजे रात में मैं अपने घर पहुँचती थी साइकिल से मुंह बांध कर। आज मुंह बांध का फैशन है, मैं उस समय ट्रैक सूट पहन के और मुंह बांध के अपने घर आती थी। अच्छा। इतना बोल्ड मतलब मैं थी। और आज मतलब लड़कियां घबराती हैं कि अरे कैसे मैं जाऊं, 6 बज गया, 7 बज गया। मेरे पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं कि 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, ये भी उन लोगों ने नहीं कहा। ये भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। घर वाले, गांव वाले, घर वाले बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं किसी को जानकारी भी नहीं दी कि मैं 12 बजे रात में ट्रेन से घर आती हूँ और मैं 5 बजे भोर में ट्रेन पकड़ती हूँ। मुझे लग रहा था लोगों को जानकारी होगी तो इसका मिसयूज हो सकता है मेरे साथ। मैं स्कूटी भी ली तो स्कूटी के साथ भी बहुत सारे, कभी मेरा मतलब जैसे लड़कों को लगता था मेरे गाँव अगल बगल जानकार के लोग की ये जाती है, इसका हिम्मत तोड़ना है। और फिर ये मतलब लड़कियां भी और कभी देखो वो जाती नहीं है, मतलब और भी लड़कियां मुझे देखकर इंस्पायर होती थी, तो उनको लगता था कि वो जाती नहीं, तो उनको लगता था, जो भी मैं जानती तो नहीं, उनको कई बार मेरा जैसे मतलब गले से मुझे पीछे से खींचा गया, यहाँ पे कई बार मेरे रेसेस पड़ गए, कई बार मुझे रोका गया गाड़ी से। मतलब अननोन लोग थे कि नोन थे नहीं मुझे, कि मैं रात को अगर 8 बजे आ रही हूँ तो गाड़ी मतलब वहाँ पे लगा कर दौड़ाना मुझे, मैं बहुत तेज स्कूटी लेके कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं एक बार जो मतलब स्लेटर दबाती थी सीधे अपने घर के पास ही रोकती थी। बीच में अगर मुझे कोई काम है तो मैं रोक नहीं सकती थी। मतलब खुद में मैं डरती थी, लेकिन मैं कभी डर को मैंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। मुझे भी डर लगता था, हावी नहीं होने दिया आपने उसके आगे कभी हम प्रदर्शन नहीं किए। हाँ, फिर मैं महिला संस्था में भी आई तो मुझे भी वहाँ पे भी मतलब बहुत साहस मिला। बहुत सारा जेंडर वेंडर के बाद से हमको लगता था कि लड़की होने के नाते मैं लड़कों जैसा सारा काम करूंगी। घर का कोई काम मुझे नहीं आता था, कोई नहीं, कोई कहता था मुझे 1 कप चाय बना दो तो मैं इग्नोर करके उधर निकाल लेती थी। खाना मुझे चाहिए टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो मम्मी कहती थी, डांटती भी थी कि खाना टाइम पे चाहिए और खाना बनाना नहीं। तो मेरे पापा कहते थे अरे ठीक है जाने दो, सब बनाएगा, वो नहीं बना रहे। पापा मेरा सपोर्ट करते थे। कभी कभी घी नहीं रहता था, घी की और दूध दही की मैं बहुत शौकीन हूँ। चूँकि कास्ट बिरादरी में था तो लोग कहते थे मतलब ईरानी पैदा हुई। तो आज मतलब जिस तरह का माहौल है आज देखिए तो लड़कियां बहुत बाहर निकलने में बहुत झिझक रखती है, जैसा आपने जिक्र किया। आज भी वर्तमान में भी वैसे ही स्थिति है, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं, आज वर्तमान में जब मतलब हम लोग मतलब मैं जब थी तो उसमें थोड़ा स्थिति आज की स्थिति में बहुत अंतर है। आज जैसे लड़कियां बीटेक कर रही हैं या पॉलिटेक्निक कर रही हैं या बीएड कर रही हैं, तो बाहर जाने के लिए एज मतलब उनको एक तरह से कहा जाए कि वो उनको पेरेंट्स को ये लग रहा है ना कि इसके करने के बाद वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगा। तो आज भी लड़कियों को वही पढ़ाया जा रहा है जिसमें नौकरी मिल जाए।
ना। गेम का कोई देखिए वो नहीं, सियोरिटी नहीं है कि वो गेम में आगे ही चली जाएगी। जिस हिसाब से साउथ के लोग हैं और साउथ नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो लड़कियों को लड़कों को सबको गेम, लड़कियों को ज़्यादा कराते हैं। हरियाणा में जैसे कहा जाता है लड़कियों का मतलब रेशियो बहुत कम है, वहाँ की लड़कियों की आबादी बहुत कम, लेकिन हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ गेम में आज भी बहुत आगे हैं। जबकि यूपी बिहार में लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं ना, जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, लेकिन लड़कियां वही हैं, बस वही खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, या तो टीचिंग जॉब, या तो बहुत बहुत हो गया मतलब तो जो है मतलब लेक्चरर, और यूनिवर्सिटी में इतना तो मतलब टीचिंग में थोड़ा सा सेफ देखते हैं लोग। आज भी जैसे वकालत कहिए, पॉलिटेक्निक कहिए, आज भी लड़कियों को नहीं कराया जा रहा है। बीटेक में भी बहुत, बीटेक में भी तो वो बायो लेंगी, नर्सिंग लेंगी, जीएनएम एएनएम इस टाइप का भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। तो चूंकि अब उस पर हम उतना, मेरा रिसर्च भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी लड़कियों को वही कराया जा रहा है जिसमें पेरेंट्स सहज है, जिसमें लड़की सहज है। हाँ, और मुझे मतलब बचपन से लगा राय तो उतनी ली नहीं जाती है, नहीं राय नहीं ली जाती। अब उसका मैथ अच्छा है तो चलो उसको बीटेक करा दिया जाए, बायो अच्छा है तो जीएनएम एएनएम मतलब मेडिकल में इंटरेस्ट है तो इसमें करा दिया जाए, नहीं तो नहीं कुछ है तो चलो बीएड करा दिया जाए, बीटीसी करा दिया जाए, ऐसे है। मतलब आज फिर भी ये स्पेस है, हम लोगों में ऐसा नहीं था, हम लोगों में बहुत था तो बीएड था, बीटीसी था, मतलब इंजीनियर बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हाँ, लेकिन आज है, अभी जो हम लोग के बाद की बहनें हैं तो हमको लगता है कि उनको नेट के लिए भी, पढ़ाई के लिए, बीएड अगर यहाँ से बनारस में नहीं हो रहा है तो उनको भेजा जा सकता है, कानपुर भी, दिल्ली भी, मतलब लखनऊ भी अगर हो जाए तो भेजा जा सकता है, और हमारे समय में नहीं। आप लंबे समय तक खेलती रही हैं और खेल से जुड़ी रही, खेल के संघर्षों को देखा है। आज वर्तमान में आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, और तो आपको कौन सा जीवन सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला लगता है, ये गृहस्थ वाला या फिर वो खेल वाला? मुझे तो लगता है गृहस्थ का जीवन बहुत संघर्ष है, क्योंकि ना इसमें 24 आवर अगर आप 8 घंटा सोइए नहीं तो आपके पास ऑटोमेटिक काम है, उठ जाइए अगर आप तो मतलब अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों का नाश्ता, अब चूंकि हस्बैंड भी बहुत सारा काम करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, हर तरह से सपोर्टिव है, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली, किसी चीज़ के लिए मुझे रोक टोक नहीं है। मतलब ये मेरा लक है कि बहुत अच्छा है, फैमिली भी मुझे अच्छी मिली थी, और मतलब हस्बैंड का भी और ससुराल वाले भी अच्छे हैं, कोई इसी चीज़ का नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 सबके में होता है। और चूँकि हम लोग बराबरी के हैं तो बहुत सारा मतलब डिबेट भी हो जाता है, बहस भी हो जाता है, उसमें ये नहीं, लेकिन ये है कि उसमें सुबह उठिए तो बच्चों का, 2 छोटे मेरे बच्चे हैं तो उनका प्रॉपर वे में प्रोसेस में नाश्ता पानी जो भी है, फिर हस्बैंड को भी 9 बजे 9:30 बजे कचहरी जानी रहती है, उनको भी पूरा खाना, घर का काम, फिर जो आ रहा है काम करने उसको भी देखना, फिर इस तरह करते करते 11-12 बज जाता, फिर बच्चे का स्कूल है उसका होमवर्क देखना, बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो उनको देखना, इसमें कब रात के 10 बज जाते मुझे खुद नहीं पता चलता, फिर सुबह का कब 5 बजेगा 6 बजेगा वो भी नहीं पता। अभी तो आप बच्चों को संभालने के लिए पूरा समय दे रही हैं। जी जी। आपको जब इनसे समय मिलेगा फिर आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? भविष्य में मैं अब जिस एज में या जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे हूँ, इसमें भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मतलब कुछ चैलेंजिंग ही काम मुझे करना है, क्योंकि अभी तक मेरा जो रिसर्च रहा है पूर्वांचल में, कि आज तक भी मुझे लग रहा है लड़कियों के लिए ना अभी मतलब अगर हमको एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, योगा करना है, तो आज भी मेरे लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है, जाना है तो उसी मेल के अंदर ही घुसकर जाना है, जिम है या जो भी है, योगा है तो वहाँ भी मेल ही, यहाँ भी है, तो मुझे लगता है ना कि कुछ एक ऐसा मतलब स्पेस बने जिसमें फीमेल ही हो, पूरी उसकी दुनिया फीमेल ही हो। मैं ये नहीं करी मतलब जेंडर वाइज्ड में नहीं बन रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ उनको पूरी स्पेस हो, जो उन्होंने छोड़ा उसमें वो अपना हॉबी पूरा कर सके, और वो एक ऐसा मतलब स्पेस हो जहाँ पे वो सब कुछ खुल के कर सके, ना उनको एज का बाउंडेशन हो, ना उनको स्टेज का बाउंडेशन हो, ना उनको मतलब लगे कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, उनको जैसे ही हो जो हूँ उसमें वो मतलब जो कर सकती है खुल कर करें। मैं कुछ एक ऐसे मतलब चाहती हूँ कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा स्पेस डेवलप करूँ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा मैं फ्री होंगी, मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा बच्चों के, और उसमें लड़कियों से लेके मतलब मुझे लगता है 60+ तक के लिए हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ थीम बनाए जिसमें सब कुछ हो,
मतलब ब्यूटी भी हो, फिजिकली भी हो, बोल्डनेस भी हो, एडवेंचरस भी हो, मतलब जो वो करना चाहे खुल के करें, हमारे पास एक ऐसा स्पेस हो। आपने बीबीसी के साथ जुड़ के एक प्रोग्राम किया था, वो क्या था? बीबीसी का साथ एक डॉक्यूमेंट्री उन लोगों ने मूवी बनाया था, एड्स अवेयरनेस। उसमें एड्स बहुत ज़्यादा चल था, हम लोगों को भी नहीं पता कि एड्स क्या होता है। बाद में जब उसमें हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाले मूवी में गए तो मुझे पता चला कि एड्स है। तो उसमें वो जगह जगह से लड़कियों को लेते थे, अंडर 18, 21 ऐसे ही लेते थे वो, क्योंकि उस समय यूथ में ज़्यादा एड्स का था, तो इसलिए वो लोग लेते थे। और लेता था कि यूथ को अगर हम अवेयर कर लेंगे, यूथ को अगर हम कन्विंस कर लेते हैं, तो हमारा जो आगे का है मतलब 35 प्लस वो ऑटोमेटिक अवेयर हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जो अब मुझे वो समझ में आया, लेकिन उस समय मुझे मतलब घूमने का था कि वो मुझे जयपुर, माउंट आबू और राजस्थान में मेरा पूरा सूट था। पूरा सूट मेरा राजस्थान में ही था। तो उसमें कोटा ले गए थे मुझे, बूंदी ले गए थे, माउंट आबू ले गए थे, जयपुर ले गए थे और चित्तौड़गढ़। फिर वहां से बैग लाकर मुझे बनारस घाट पे, मतलब उन लोग का था थीम के छोड़ दिया, लेकिन वो मुझे पूरा मेरे घर छोड़े। और वो जो बीबीसी की बस थी ना, वो मतलब बाय गॉड बहुत खूबसूरत बस थी। उसमें मतलब पूरी सारी फैसिलिटी थी, मतलब जैसे एक राजधानी में फैसिलिटी होता है वैसे था उसमें सोना, खाना, सब कुछ। और उस पूरे बस से हम लोगों ने पूरा सफ़र किया था, बनारस से पूरा राजस्थान का जो सफ़र, जयपुर, चित्तौड़, पूरा हम लोगों ने बस में सफ़र किया था। उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में लैट्रिन, बाथरूम। वो जगह जगह पे स्टे करते थे होटल वगैरह में, लेकिन वो जगह जहाँ स्टे करते थे फिर हम लोग वहाँ रुकते थे होटल वगैरह में। लेकिन वो इतना अच्छा खूबसूरत बस बना था कि सारी लड़के यूथ जो है उसी से अट्रैक्ट होते थे। तो बनारस में हम लोग का मतलब 56 लोगों में सिर्फ 2 लोग का सिलेक्शन हुआ था। एक मेरा हुआ था, एक लड़का घाट पे था, संतोष नाम था, उसको 23-24 लैंग्वेज का नॉलेज था, तो इसलिए का हुआ था। अब पता नहीं वो कहाँ किस सन में हुआ था? हमको लग रहा है 2003-04 में हुआ था। अच्छा। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है, मिला हुआ है, तो वो भी है मेरे पास। इस तरह के प्रोग्राम और कहाँ किए? इसी तरह से किए। फिर हम यही एक चैनल का यही एक मेरा मतलब जैसे एक मीडिया को देखना और कैसी मूवी बनाई जाती, उसमें भी सारी फीमेल ही थी। मतलब पूरे जो कैमरा मैन से लेके कैमरा वुमेन से लेके और पूरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब फीमेल थी। हम लोगों को जो लोग भी मतलब हम लोग के साथ में केयर टेकर थी वो भी, और बस महिला ड्राइवर नहीं थी। जो बस के ड्राइवर थे वो मेल थे, लेकिन उनकी को ड्राइवर महिला थी, जैसा कि मतलब महिला चलाएंगी। तो कभी कभी थीम में वो लोग दिखाते भी थे कि महिला चला रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर भी थी उसमें, वो भी फीमेल थी। जो हम लोग को खाना वाना खिलाती थी वो भी फीमेल ही थी, और बहुत केयर करती थी उन लोग। मतलब मुझे लगा नहीं, जैसे लग रहा था उन लोगों का मतलब जीवन से हम लोग को लग रहा था कि एकदम राजकुमारी की तरह पाल रहा है ऐसे। और सारा कुछ मतलब बहुत, और कभी उन लोगों ने किसी चीज़ के लिए मतलब गलत हो जाता था, मतलब बार बार टेक लेना पड़ता था उनको, तो बार बार रीटेक भी करती थी, लेकिन कभी नहीं बोलती थी करो तुम अच्छे से करो और अच्छे से करो, सिखाती भी थी। हाथ से हाथ मिला उस प्रोग्राम का नाम था। अच्छा। हाथ से हाथ मिला। और दूरदर्शन पे वो 7:30 बजे वेडनेसडे को आता था। अच्छा। हम लोग कभी देखे नहीं, उन लोग जब मतलब दिखाते थे कि देखिए आपका आज ये प्रोग्राम आ रहा है, तो हम, क्योंकि उस समय हमारे घर टीवी भी नहीं थी, तो दूसरे के घर जाकर देखना, लाइट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो बहुत मुश्किल था। उन लोगों ने कहा कि आपको इसकी वो कैसेट बना के दी जाएगी, फिर बाद में हुआ कि CD बना के दी जाएगी, लेकिन कुछ भी उन लोगों ने नहीं दिया। उनका जो ऑफिस था फिर कहाँ, दिल्ली हम लोग का जाना हुआ, और डिफेंस कॉलोनी में उनकी ऑफिस थी। फिर हम लोग गए तो वहाँ ऑफिस कुछ भी नहीं था, कभी जाना हुआ तो मुझे लग रहा था कि फिर बहुत नेट पे भी ढूंढे लेकिन नहीं मिला। खेल से जुड़े जितने भी लोग हैं और जो बहुत कभी कभी निराश हो जाते हैं जी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, या फिर उनको स्टेज नहीं मिल पाता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहेंगे कि निराश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन ही एक तरीके से खेल ही है, और पूरा जीवन ही परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप खेल में अगर सक्सेस नहीं हुई, चूंकि मैं भी उसकी एग्जांपल हूँ, नहीं हुई, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने डेली के जीवन में भी आप डेली एक पार्टिसिपेट करिए, डेली मतलब अपने सामने वाले को अपना कंपटीटर समझिए, और उसमें हमें लग रहा है कि गोल्ड मेडल लाने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हाउस वाइफ हो तो उसमें भी आप गोल्ड मेडल ला सकती हैं, ऐसा नहीं है। और आज का जो समाज है ना, वो हर तरीके से चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं, बच्चे को पालना, सही समय पे बच्चे को सही चीज़ों को देना,
और सही समय पे मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर है सही समय पे उसको समझना और हमको खुद को समझाना, ये भी बहुत बड़ा मतलब एक तरह से गेम ही है। और जो उत्तर प्रदेश का रेशियो है, लड़कियां कम गेम में आपको नजर आती हैं जूडो जैसे खेल में और भी, तो उसके लिए आप क्या कहना? उसके लिए देखिए बहुत सारे जो हमारा सोशलाइजेशन है ना, उसके लिए वो बहुत उत्तरदायी है, क्योंकि वो लड़कियों को गेम में नहीं, क्योंकि गेम में देखिए सिक्योरिटी नहीं होती है एक जॉब का। अब उसमें गेम में 100 लड़कियां खेलेंगी तो एक लड़की जाएगी, और एजुकेशन में पढ़ाई में है अगर 100 लड़कियां अगर एजुकेट करती हैं, कंपटीशन करती हैं, तो उसमें 10-15 तो ऑलरेडी मतलब मेरा मानना है कि आई जाएंगी जॉब में। तो उससे उसका लोग कंपेयर करता है ना कि गेम में क्या मिलेगा आपको। और गेम में है कि गेम को जो एक प्लेयर होता है उसको पालना पोसना बहुत राजा की तरह बिल्कुल उसका परवरिश करना पड़ता है, राजकुमार की तरह। उसके खाने का भी, उसके पढ़ने का भी, उसके मतलब फिजिकल पावर भी कैसे आए, उसके हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप करेंगे। और जो हमारा खेल का जो एक प्राधिकरण है, जो गेम है ना, उसमें ये सब चीज़ें एक तरह से कहिए ना है, मैं तो मतलब इसका मैं आलोचना नहीं करती हूँ, है ही नहीं हमारे समाज के पास, सरकार के पास गेम को प्रोवाइड करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास बढ़िया ग्राउंड है। अगर मतलब एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम भी बना है तो उसका एस्ट्रोटर्फ का अच्छे से देखभाल ही नहीं है। लड़कियां अगर जूडो खेल रही हैं तो आज भी उनको दिल्ली से जूडोगी मंगाना पड़ता है, और आज भी प्रैक्टिस कर रही है तो जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं आज भी वो मतलब बाहर पे ही डिपेंड है, क्योंकि उस तरह से महिला कोच नहीं है यहाँ पे, जूडो की कोई महिला कोच ही नहीं है, तब जूडो कहाँ से फलेगा ही नहीं। और हॉकी का है तो मतलब अब जितने सारे मतलब हमारे देश में जितने भी गेम हैं उसमें से हमको लग रहा है गिन सकती हैं आप 4-5 गेम बस हावी है। एक हॉकी है, अभी जैसे रेसलिंग में लोग आ गया है, ओलंपिक में दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा उन लोगों ने प्रमोट किया। बास्केटबॉल में जो सिंह बहने हैं उनके वजह से थोड़ा सा प्रमोट कर दिया गया। बस यही 3-4 गेम है मैडम जान के। सानिया मिर्जा आ गई तो थोड़ा सा लोग बैडमिंटन इसको भी, टेनिस को भी लोग कर दिया। तो इस तरह से जिस पे नाम अगर आप आ गया तो उसको लोग अब सारे पेरेंट्स अब उसी को। लेकिन जो बैडमिंटन है, हॉकी है, ये सब बहुत महंगे भी गेम है, बिल्कुल बहुत महंगे हैं। और ये सारा मतलब एक तरह से कहिए, और इसका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे है ही नहीं बनारस में, उसके लिए आपको दिल्ली बाहर जाना ही पड़ेगा। हैदराबाद, बंगलौर, इस टाइप का मतलब बड़े आप मेट्रो सिटी में जाएंगी तभी जाके आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो हमें लग रहा है कि उस तरह के अच्छे कोच भी नहीं हैं, जो हैं वो भी बाहर चले गए हैं, या तो साई में चले गए हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो भाई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है गेम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप आई और हमारे दर्शकों को ढेर सारी बातें बताएं गेम से लेकर के, अपने जीवन से जुड़े हर संघर्ष से लेकर के। उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी इस कहानी से। इस तरह की तमाम हस्तियों से मुलाकात करने के लिए, उनकी यात्रा के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गांव के लोग चैनल। धन्यवाद।